आज बेटा जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि जो जितने भी विकलांग लोग होते हैं उनके अधिकारों का सम्मेलन कब हुआ था और किस तरीके के राइट्स के बारे में उनके बारे में बताया गया है, कौन कौन से जो प्रावधान है वो इसमें दिए हुए हैं। सही है। पहली बात तो ये जो आपका सम्मेलन स्टार्ट हुआ था, जो कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का, यानी कि PWD वाला एक तरीके से आप मान सकते हो उसको। सही है। तो 2006 में हुआ था सबसे पहले। तो इस सम्मेलन में अगर हम देखें, कह रहे हैं विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की संधि के तौर पर हुआ था, जिसका उद्देश्य मेन ये था कि जितने भी विकलांग लोग हैं, यानी कि जितने भी ऐसे पर्सन हैं जिनकी पास किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई डिसेबिलिटीज़ है, वो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो मेंटल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या अदर कोई भी डिसेबिलिटीज़ जो है उस व्यक्ति के अंदर हो सकती है, तो उसके अधिकारों की जो है और गौरव की जो है वो रक्षा करनी है। किस तरीके से समाज में उसको एक स्थिति देनी है जहाँ पर वो अपने आप को समाज के बाकी सारे नागरिकों से जो है अलग ना समझे। क्योंकि देखो, अगर कोई विकलांग व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग रखता है या समाज की कहीं ना कहीं रूढ़िवादी सोच उसको समाज से थोड़ा सा अलग कर रही है, तो वही व्यक्ति जो है अपने जीवन का एक एम जो है ना वो खो देता है। बेटा, उसके जीवन का फिर कोई उद्देश्य नहीं रहता है, क्योंकि वो अपने आप को अलग भी रखेगा, उसके अंदर किसी तरीके का मोटिवेशन बचेगा नहीं, वो डीमोटिवेट हो जाएगा ना, उसके पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि वो किसी पोजीशन को हासिल कर सके, एम भी नहीं बना पाएगा, कोई गोल नहीं होगा, किसी चीज़ को अचीव करना नहीं चाहेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें, ऐसे व्यक्तियों के साथ बहुत हद तक जो है प्रताड़नाएँ की जाती हैं, यानी कि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है अलग अलग लेवल पर, अलग अलग तरीके से। तो उन चीज़ों को किस तरीके से सुधार करना है, उसके लिए जो है अलग अलग टाइम पर सम्मेलन किए जाते हैं। लेकिन सबसे पहले 2006 में किया गया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और बाकी सारे देशों के साथ किया गया था, जिसमें ऐसे पर्सन्स की जो है जितनी भी इच्छाएं होती हैं, उनके जितने भी अधिकार हैं, उनको सुरक्षित रखा गया था, उनको सेफ किया गया था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बताई गई थी। कि इस सम्मेलन के अनुसार प्रत्येक प्रतिभागी का उद्देश्य मानव अधिकारों का प्रोत्साहन करना होता है और उनकी रक्षा करना होता है, जिससे विकलांग व्यक्ति समानता के अधिकार कानूनी रूप से भी प्राप्त कर सकें, और साथ साथ ही कानून के साथ साथ भी क्या है कि संविधान में जिस भी व्यक्ति को जिस तरीके के अधिकार दिए गए हैं वो उन विशेष अधिकारों का या फिर मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, ताकि देश में रहकर भी वो अपना जीवन जो है बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति के साथ ही जो है, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति के समान ही अपने जीवन को भी ये कर सकते हैं। उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर हमारे अंदर किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटीज़ है तो समाज में हमारा कोई रोल नहीं है, या हम समाज में किसी भी तरीके से कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, या हम किसी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं दिखा सकते हैं। कह रहे हैं इस सम्मेलन ने विकलांगों को समाज के समान भागीदार बनाने का दान किया, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण जो है भूमिकाएँ निभाई हैं। आप जानते भी हैं, ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है उसको बार बार चेंज किया जाता है। अभी लेटेस्ट ही कुछ साल पहले ही जो है इसको चेंज किया गया है, और इसलिए इसको बार बार चेंज करते हैं ताकि ये जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना देखने के लिए मिले, और वो व्यक्ति जो है अपना जीवन भी दूसरों की तरह समान रूप से चला सकें, क्योंकि समान अधिकार उन्हें मिलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं इस सम्मेलन के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्रों की सामान्य सभा द्वारा 13 दिसंबर 2006 को स्वीकार किया गया था, और 30 मार्च 2007 पर इसके जो है हस्ताक्षर किए गए थे, और 2008 में इसे लागू किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। सही है। 3 सन हैं, लाइन से चल रहे हैं, 2006 है, 2007 है और 2008 है। 2006 में ये बना था, 2007 में इस पर हस्ताक्षर हुआ था, 2008 में इसको लागू किया गया था। इस सम्मेलन में प्रावधान कौन कौन से हैं विकलांगों के लिए, जो उनके हितों की या उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, उसे देखते हैं। सबसे पहला कह रहे हैं राज्य पक्ष विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के अधिकारों को बगैर भेदभाव की पूर्ण समानता से स्वीकार करेगा। मतलब स्टेट लेवल पर भी जितने भी विकलांग व्यक्ति होंगे उनके जितने भी एजुकेशनल राइट हैं उसको बिना किसी जो है हस्तक्षेप के या फिर बिना किसी जो है डिस्क्रिमिनेशन के उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, और उनको उसी तरीके से समान एजुकेशन दी जाएगी। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा के अधिकारी होते हैं ये सारे के सारे लोग। अगर विकलांग है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको शिक्षा के क्षेत्र से या उनके शिक्षा के अधिकार से जो है उनका मुंह मुड़वा देंगे या उनको जो है वंचित रखेंगे इन सारी चीज़ों से। कह रहे हैं राज्य सुनिश्चित भी करेगा कि समावेशी शिक्षा प्रणाली प्रत्येक स्तर और निरंतर अधिगम करने होनी चाहिए। सही है। राज्य का ही ये रोल भी होता है कि वो किस तरीके से ये डिसाइड करे और उसको इवेल्युएट करे, चेक करता रहे बार बार। सही है कि किसी भी तरीके से जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारों का हनन ना हो रहा हो शिक्षा के तौर पर। उन्हें समावेशी शिक्षा जो है इसी के तहत जो है मिलती रहनी चाहिए, कि वो भी हमारी तरह समान रूप से हमारे जो है समाज का एक भाग है। कह रहे मानवीय शक्ति
गरिमा की भावना, आत्ममूल्य, मानव अधिकार का आदर, मौलिक स्वतंत्रता, इन सारी चीज़ों का भी बराबर जो है ऐसे बच्चों में विकास करना चाहिए। तो अगर खुद सोचिए कि अगर किसी का हाथ ख़राब है या फिर किसी का पैर ख़राब है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई तुम तो लूले हो, लंगड़े हो, तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे इन लोगों का डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है। जो विकास की दर होती है वो ख़त्म होने लगती है ऐसे लोगों में, क्योंकि उनके अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो अपने आप को लेकर ही इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वह व्यक्ति समाज में क्या करेगा? वह व्यक्ति समाज में कुछ नहीं कर सकता। सही है, वो समाज का अपने आप को हिस्सा मानने से इनकार करेगा, समाज से पिछड़ता चला जाएगा, और इसी की वजह से उसका विकास ना होकर जो है उसकी जो अपना जीवन है उसको कोई पर्टिकुलर एम बचेगा नहीं। विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तित्व का भी विकास करना होता है, उनके अंदर भी स्किल्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है एक अगर जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है तो वो केवल हाथ से ड्राइंग बनाएगा। बहुत सारे आप वीडियोज़ वगैरह भी देखते हो कि जिसमें पैरों से भी ड्राइंग बनाई जाती हैं, इवन माउथ से भी ब्रश को जो है होल्ड किया जाता है, उसके बाद बहुत लोग पेंटिंग वगैरह करते हैं। वैसे वो फिजिकली डिसेबल होते हैं बट उनके अंदर जो है प्रतिभा काफ़ी देखने को मिलती है, यानी कि प्रतिभाशाली लोग होते हैं वो, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है क्रिएटिवनेस कूट कूट कर भरी हुई होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को सम्मान करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो विकलांग है तो हम उनको सम्मान नहीं करेंगे उनको। सही है, जो है अलग रखेंगे अपने आप से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का भी विकास और इन पर भी ध्यान देना चाहिए कि उन व्यक्तियों के गौरव को ठेस ना पहुँचे किसी तरीके से, ऐसा ना हो। सही है, कह रहे हैं विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र समाज में कुशल रूप से भागीदारी निभाने में जो है सहायता करनी चाहिए। सही है, ऐसा नहीं है कि उनको बोल दे भाई तुम तो लंगड़े हो जी, तुम जो है तुम क्या कर लोगे, तो भाई वो रेस ही तो नहीं कर सकता, अदर बाकी चीज़ें तो वो पार्टिसिपेट कर ही सकता है समाज में। अगर कोई चीज़ हो रही है, क्या वो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं है? क्या वो अदर चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं है? भाई अगर पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है तो भाग ही तो नहीं पाएगा, और भाग भी पाएगा बट तेज तो नहीं भाग पाएगा, सही जीत तो नहीं पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो जीत लेगा वहाँ पर जाकर, लेकिन भाग ज़रूर सकता है, यानी कि पार्टिसिपेशन दे सकता है। कह रहे हैं इन अधिकारियों को साकार करने में राज्य पक्ष जो है निश्चित करता है कि विकलांग व्यक्ति समान शिक्षा प्रणाली की विकलांगता के आधार पर अछूते नहीं रखे जाएँ। सही है, ना ही मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से विकलांगता के आधार पर वंचित रखे जाएँ। सही है, राज्य का ये भी निश्चित करना होता है। इन सारी चीज़ों को तभी प्रोवाइड कर सकेंगे जब राज्य इन चीज़ों को निश्चित करेगा कि हाँ भाई ये जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं सारे लोग, इनको भी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही रखा गया है। इनको भी प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा उसी तरीके से दी जानी चाहिए जैसे एक समान व्यक्ति को दी जाती है। सही है जी। कह रहे हैं विकलांग व्यक्ति समावेशी, उत्तम और मुक्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा एक समुदाय जिसमें अन्य व्यक्ति भी रह रहे हैं उनके साथ ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए रखा जाना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, अगर हम अलग रखेंगे तो वो जो है समाज से पिछड़ता चला जाएगा, तो हमें तो किसी तरीके से उनको अलग रखना नहीं है ना। अलग हम नहीं चाहते कि जो है वो बच्चा जो है अगर विकलांग है तो वो अपने आप को अलग समझे। कह रहे हैं व्यक्ति आवश्यकता अनुसार उचित आसाव प्रदान किए जाने चाहिए। सही, आसाव का मतलब यहाँ पर जो है अवसर भी हैं आपके, कि अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी अगर उनके अकॉर्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको दिखाएं। वैसे भी सरकार जो है टाइम टू जो है ऐसे जो लोग होते हैं ना, टाइम पर उनके लिए अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ या फिर स्कीम्स वगैरह निकालती रहती है, जिसके तहत उनको जो है समाज में एक सामान्य व्यक्ति के जो है रूप से ही देखा जाए। सही है, इस तरीके की चीज़ें भी निकलती रहती हैं। कह रहे हैं विकलांग व्यक्ति सामान्य शिक्षा प्रणाली में अपनी सुगम शिक्षा के लिए सहयोग प्राप्त कर सकता है। सही है, ये उसका हक है कि वह भी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है और वो भी किसी भी स्कूल में जाकर एडमिशन ले सकता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति रहता है। विकलांग का मतलब ये नहीं है कि वो किसी और के साथ बैठने लायक नहीं है या समाज में जो है उसका अपना कोई स्तर नहीं होता है। कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहे हैं विकलांग व्यक्तियों को ज़िंदगी को समझने और सामाजिक विकास कौशल का शिक्षा और समुदाय में पूर्ण या समान भाग लेने में राज्य पक्ष सहायता करेगा। इसके लिए राज्य पक्ष निम्नलिखित उपाय भी करेगा, जैसे कि ब्रेल लिपि हैं, वैकल्पिक लिपियां हैं, सही है, भाषा है, या फिर अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू ऐसे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। ब्रेल लिपि आप जानते ही हैं कि जो ब्लाइंड हैं उनको भी पढ़ा लिखाया जाता है ताकि वह भी अपने समाज के बारे में और अपने आसपास के बारे में समझ सकें, क्योंकि अगर वे अपने समाज के बारे में या बाकी सारी चीज़ों के बारे में नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी उनको, और वो समाज का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। समाज उनको जो है प्रताड़ित करता ही रहेगा क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में या बाकी सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा। कह रहे हैं जैसे चिन्ह भाषा को सीखने में सहायता देना। सही है, बहरे समुदाय की भाषाएं पहचानना और उनको बढ़ावा देना। सही है, ऐसा नहीं है कि कोई बहरा और गूंगा है तो वही आपस में साइन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मल व्यक्ति भी साइन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकता है ऐसे लोगों से बात करने के लिए। सही है, अगर बहरे या गूंगे इसका मतलब ये नहीं कि उनसे सामान्य व्यक्ति बात नहीं करेगा, वो अपने ही समुदाय के अंदर बात करेंगे। उनका पर्टिकुलर कोई समुदाय थोड़ी ना, वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी जो है इस सम्मेलन के अंदर बोला गया था। खासतौर से इनका मेन मोटिव यही था कि किस तरीके से जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके अधिकारों और उनकी
गौरव की रक्षा की जाए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो राज्य अपने स्तर पर रोल प्ले करेगा कि उनको किस तरीके से अच्छी एजुकेशन देनी है, ताकि वो समाज में अपने आप को समझ सकें, अपने हकों को समझ सकें और किसी भी तरीके से अछूत ना रहें किसी भी तरीके का। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 में सही है विशिष्ट बालकों के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। विशिष्ट का मतलब होता है आपका कि जितने भी आपके जो हैं फिज़िकली डिसेबल बच्चे हो गए हैं या फिर स्पेशल नीड के बच्चे हो गए, उनको कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं मेनली। तो पहले अब हम यही पढ़ेंगे शिक्षा नीति में बोला क्या गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो कह रहे हैं भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि शिक्षा प्रणाली में ठोस नीतियाँ अभी तक नहीं बन पाई हैं। अभी भी हम बहुत सालों पहले की नीति को जो है फॉलो कर रहे हैं। अब जाकर 2020 में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, लेकिन उसमें भी ऐसा कुछ खास इतना ज़्यादा ऐड नहीं किया गया है कि हाँ भी समाज एकदम बदल जाएगा। एकदम तो नहीं बदलेगा समाज इंडिया का, सही है। उसमें थोड़ा बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, सही है, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड या फिर बच्चे की जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं। बट ऐसा नहीं है कि हाँ भाई वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगी। अब उसका प्रभाव कितना बच्चे की ज़िंदगी पर पड़ेगा वो तो आने वाले 5 साल में देखा जाएगा, जब इवैल्यूएशन किया जाएगा कि हाँ भाई उस नीति का अपना क्या रोल है। अगर हम यहाँ पर देखें कह रहे हैं जिसके कारण सरकार का बदलना होता है, सरकारें बदलती हैं तो नीतियाँ भी बदल जाती हैं, सही है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो रही है तो उनकी पॉलिसीज़ भी क्या हो जाएंगी, चेंज। हाँ, ये पॉलिसी सेम रहती है कि हाँ हमको सर्व शिक्षा देनी है, यानी कि हम जो है चाहते हैं कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे शिक्षित हों। ये तो सबकी नीतियाँ हैं, लेकिन उसको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, कब कौन सी चीज़ लागू की जाएगी, ये गवर्नमेंट आने के बेसिस पर ही जो है डिसाइड किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट बदल जाती है उसी तरीके से चीज़ें लगने लगती हैं। कह रहे 1968 में कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की और जिस प्रणाली में लागू भी उसको जो है लागू भी कर दिया था। कह रहे हैं इसमें जो है 10+2+3 संरचना का त्रिभाषी सूत्र दिया गया था। इसका मतलब ये होता है कि कृषि तकनीकी शिक्षा लागू की गई थी, सही है जी। जैसे कह रहे हैं लेकिन 1977 में जनता दल के मोरारजी देसाई ने सरकार को 10+2+3 के स्थान पर 8+4+3 संरचना का विचार दिया, यानी पहले 8 तक की, फिर 9 to 12 और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन के लिए 3 साल, सही है जी। कह रहे हैं जो अभी लागू भी नहीं हुई। 1981 में दोबारा से इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में आई और उन्होंने दोबारा से शिक्षा नीति पर जोर दिया और उसके बाद जो है इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो है राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। कह रहे राजीव गांधी ने शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया और स्पष्ट किया कि वर्तमान शिक्षा हमारी मांग को पूरा नहीं कर सकती, इसका पुनर्गठन होना चाहिए, यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हो दोबारा से चेंज होनी चाहिए। शिक्षा को चुनौती दी गई थी, सही है जी। कह रहे हैं नीति संबंधित में अगर हम देखें 1985 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें सरकार की उपलब्धियां और कमियां दोनों को बताया गया था, जो जनमानस तक पहुंची। कह रहे इस संदर्भ में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सुझाव आए और इन सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया, जिसमें 1986 में प्रकाशित किया गया है। ये नीति 12 भागों में विभक्त की जाती है, सही है जी। कह रहे हैं ये भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ साथ उसके क्रियान्वयन की पूरी योजना भी बताई गई थी। मीन्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी थी। इस एजुकेशन पॉलिसी में किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें करवानी थी, किस तरीके से उन्हें लागू भी करवाया जाएगा, फॉलो भी कराया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी पहले से बताई गई थी। मीन्स प्लानिंग के बारे में भी जो है इसमें ऑलरेडी उसी टाइम पर बता दिया गया था जब इस शिक्षा नीति को दिया गया था। तो ये जो शिक्षा नीति थी वो 12 भागों में बटी हुई थी। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि मई 1986 में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई और 1986 में ही नवंबर में इसकी कार्य योजना नामन दस्तावेज जो हैं वो प्रकाशित किए गए, जो 14 भागों में विभक्त किए जाते हैं, जिनमें से पहला जो है वो प्रथम भाग ये है कि कार्य योजना के प्रथम भाग में पूर्व प्राथमिक शिक्षा और शिशुओं की देखभाल व एकीकृत बाल विकास सेवाएं पूर्व बाल्य अवस्था शिक्षा योजना की व्यवस्था करने की योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसको हम आज के टाइम में किंडरगार्टन या फिर प्लेवे स्कूल्स के नाम से भी जानते हैं। कि अगर बच्चा प्राथमिक स्कूल में एंटर नहीं हुआ है, फर्स्ट क्लास में भी बच्चा नहीं आया है, तो उससे पहले भी बच्चे को ज्ञान देने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए आप आजकल देख सकते हो कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बेटा बहुत हद तक खिलौने, प्लेग्राउंड्स वगैरह, इवन जो प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड में पढ़ रहे हैं, सही है, इन सारे बच्चों की देखभाल करने के लिए एक अलग ही व्यवस्था की गई है। दूसरा जो भाग होता है, कह रहे हैं इस भाग में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने और प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक व 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर
उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की सफल बनाने हेतु सुझाव दिया गया था। उन्होंने बोला था कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है हर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर जो है उच्च शिक्षा देने के लिए यानी कि 6 से 8 तक के विद्यालय भी होने चाहिए और इनमें जो है अच्छे ब्लैक बोर्ड्स और अच्छी सुविधाओं की जो है व्यवस्था करनी होगी। तीसरी चीज़ इन्होंने क्या बोली कि इस भाग में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार और नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। आपको पता ही है कि नवोदय विद्यालय तभी से हैं और बहुत सारे NVS के स्कूल्स आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। जब आप टीचर बन जाओगे तो इनके लिए भी फॉर्म भरना शुरू कर दोगे, सही है जी, तब आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। चौथा कह रहे हैं इस भाग में शिक्षा के व्यावसायिक विषयों को जोड़ने का और कार्य अनुभव को लागू करने की योजना बनाई गई थी। ये बोला गया था कि बच्चा किस तरीके से कौन से व्यवसायों में आगे बढ़ सकता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स भी बच्चों को जो है एडिशनल सब्जेक्ट्स के तौर पर या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम के तौर पर या फिर एक्स्ट्रा टाइम पीरियड के टाइम पर जो है बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि होम साइंस वगैरह या सुपर वगैरह होता है, सही है, या फिर आपका कंप्यूटर, आप जानते हो IT कोर्स भी अब गवर्नमेंट स्कूल में चलने लगे हैं। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं बच्चों के व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। बच्चा आगे जाकर जो है अपने बिजनेस शुरू करने के लिए, समाज में अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए भी काफ़ी काम हो सकता है। आजकल तो वैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, बट जब ये शिक्षा नीति बनी थी स्किल्स को किस तरीके से डेवलप किया जाता था वो आपको पता होगा, आप लोग उसी शिक्षा नीति से पढ़कर आए हो, आज वाली थोड़ी अलग है। 5वें वाले में जो है कह रहे हैं कि पंचम भाग में उच्च शिक्षा का प्रसार, सही है, विस्तार और गुणवत्ता में सुधार को शामिल किया गया। इसमें उच्च शिक्षा में प्रवेश के नियम, पाठ्यक्रम और शिक्षा स्तर और शिक्षा के संसाधनों के लिए एक रूपरेखा तैयार जो है अलग से की गई थी। बोला गया था कि जितना भी 6 to 12 का जितना भी सिलेबस होता है, जो बुक्स डिज़ाइन होनी है, किस तरीके के टॉपिक्स बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से संसाधनों का उपयोग किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, वेदर जो है उनको लैबोरेटरी में ले जा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स कराए जा रहे हैं या बच्चों को जो है उनके आसपास के सराउंडिंग से जोड़ने के लिए कुछ ऐसी अदर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें इसी 5वें भाग में बताई गई थी। 6वें में कह रहे हैं इस भाग में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालयों के कार्यक्रमों का विस्तार करना था, योजना बनाई गई थी। इंदिरा गांधी के अपने खुद के विद्यालय बनाए गए थे, जैसे आप एक जानते भी हो कश्मीरी गेट में भी हैगा, सही है, IT कॉलेज है जो कि इंदिरा गांधी के नाम से चलता है। ये सारी चीज़ें हैं आपकी। 7वें वाले में कह रहे हैं इस भाग में ग्रामीण विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन करना था और ग्रामीण इलाकों में भी विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित करने थे, ताकि गांव के लोगों को इतनी दूर ना आना पड़े शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, वहीं पर जो है उच्च लेवल की जो शिक्षा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। 8वां जो भाग है कह रहे हैं इस भाग में तकनीकी शिक्षा का प्रबंध किया गया था कि किस तरीके से बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है इन्वॉल्वमेंट कराई जाएगी। 9वें भाग में जो है कह रहे हैं 9वें भाग में जो है शिक्षक और छात्रों की कार्यप्रणाली में सुधार बोला गया था कि किस तरीके से बच्चे और टीचर्स आपस में जो है वो रिलेट करने चाहिए। 10वें भाग में जो है रोज़गार की जो है बारे में या फिर किस तरीके से मानव शक्ति अपने आप में नियोजन हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, इस पर भी विस्तार करने के लिए बोला गया था, सही है जी। 11वें भाग में बोला गया था कि पाठ्यक्रम का विकास किस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हो टाइम टू टाइम जो है होता है बुक्स में, एकदम से मैं ये नहीं कहती कि बुक्स चेंज हो जाती हैं, बट कुछ टॉपिक्स और कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर ऐड होनी शुरू हो जाती हैं, सही है बेटा। तो ऐसे यहाँ पर जो है 24 अलग अलग भाग दिए हुए हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो मेनली अगर हम देखें कि इसके मूल तत्व क्या थे, कौन कौन सी चीज़ें थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या था, तो सबसे पहली चीज़ इस पर किस बात पर जोर दिया गया था, स्ट्रक्चर था इसमें 10+2+3 की संरचना की गई थी। शिक्षा का पुनर्गठन किया गया था, विकेंद्रीकरण किया गया था, बताया गया था कि किस किस लेवल में, चाहे वो प्राथमिक है, माध्यमिक है या उच्च स्तर पर जो शिक्षा के अलग अलग स्कूल्स बनाए गए हैं प्रोवाइड कराने के लिए, उनका पाठ्यक्रम कैसा होगा, उनके लिए कौन कौन से संसाधन होंगे, शिक्षा पर कितना खर्चा देना है, सही है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना था। आज के टाइम में भी हम जानते हैं तक तो बच्चों को कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको स्कूल से ड्रेस वगैरह इन सारी चीज़ों के पैसे भी जो हैं वो मिलते हैं, सही है। माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन ज़रूरी है, उच्च स्तर की शिक्षा का भी जो है ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो है फिर प्रौढ़ शिक्षा यानी कि सतत शिक्षा के बारे में बात की गई थी। महिलाओं के एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर करने के लिए बोला गया था। ये इसके जो है 12-14 मूल जो तत्व होते हैं, यानी कि एक स्पेशलिटी एक तौर पर समराइज़ करके बता दिया गया है कि हाँ भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या थी। तो 24 भाग याद कर पाते हो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो यहाँ से 12-13 पॉइंट्स को जो है आप ठीक तरीके से जज कर लें। नेक्स्ट है कार्यान्वयन का कार्यक्रम, किस तरीके से इनका कार्यान्वयन जो है वो किया गया था। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई थी, सही इस्टेब्लिशमेंट किया गया था नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है सेंटर्स की, जिनमें जो है ऐसी जगहों पर जाकर जो है जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं या फिर जो बिल्कुल जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें हम NGOs वगैरह के नाम से भी जानते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, सही है, तो वो सारे भी इन्हीं मूल्यों को जो है कंप्लीट कराने में अपना रोल प्ले करते हैं। कह रहे हैं ये शिक्षा केंद्र उन गरीब और असहाय बालकों के लिए खोले जाएंगे जो अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से संबंध रखते हैं और जो अपंग हैं,
जिनकी जो है और उन्हें भी इन संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा। फिर ये विद्यालय समूह की स्थापना की जाएगी, सही है। स्कूल में क्लस्टर्स में बनाया जाएगा, सही है, जिसमें जो है 1:3 का रेशो जो है रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उच्च और प्राथमिक विद्यालयों में उच्च विद्यालय अगर 1 है तो प्राथमिक जो है 3 बनेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल्स बहुत ज़्यादा बनाए गए थे। इवन आज भी आप देख सकते हो प्राइमरी स्कूल्स तो आपके बहुत सारे, जिनको हम नगर निगम स्कूल्स के नाम से भी जानते हैं, सही है। ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट है दृढ़ीकरण का कार्यक्रम किया जाएगा। कह रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जितने भी विद्यालय हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको डेवलप कराया जाएगा, सही है। खेल के मैदान होने चाहिए, सही है। कक्षा कक्ष की सुविधाओं में जो है डेवलपमेंट कराने के लिए बोला गया था। प्रयोगशालाएँ बनाई गई थी, सही है। जो है इसमें जिसमें जो है 10 से 15 रुपये का मासिक जो है खर्चा बच्चों के लिए आ सकता है। केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल कर बच्चों को प्रैक्टिकल्स वगैरह कराए जाते हैं, और केवल साइंस से रिलेटेड ही नहीं, मैथ्स और SST वगैरह जैसी चीज़ों में भी जो है बच्चों को काफ़ी रुचि प्राप्त हो सके, इसलिए भी ये सारी चीज़ें बनाई गई थी, सही है। फिर अध्यापक प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए गए थे, पाठ्यक्रम में सुधार किए गए थे, सही है। प्रोग्राम्स फॉलो किए गए थे और अध्यापक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था कि टीचर का एजुकेशन कैसा है, मतलब टीचर भी ऐसी चरण प्रणाली का इस्तेमाल करे जिसमें बच्चों का ये विकास होता हुआ नजर आए। मतलब वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, वो टीचर के अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए। कुछ सजेशंस भी दिए गए थे, जैसे कि जो क्षतिग्रस्त बच्चे हैं उनको तकनीकी का प्रयोग करना सिखाएँ, सही है। शोध कार्य भी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। बच्चों को छात्रवृत्ति देना, ये तो आप जानते ही हो कि विकलांग कल्याण विकास के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं थी। तो छात्रवृत्ति वाली योजना थी कि जो बच्चे विकलांग हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम है उनको जो है स्कूल से स्कॉलरशिप्स वगैरह दी जाती थी। पेंशन योजना भी है, आप जानते हैं, सही है। शुरुआत में इसे 200 से 250 रुपये पे स्टार्ट किया गया था। आज के टाइम में 2500 से 5000 रुपये तक भी पेंशन आती है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के अंदर आते हैं, सही है, उसमें आते हैं। सहायता उपकरण देना, सही है। विकलांग से विवाह करने पर जो है पुरस्कार वगैरह भी दिया जाता है। और गवर्नमेंट जॉब्स का तो आपको पता ही है कि काफ़ी सारी जो है इनको सुविधाएँ दी जाती हैं। तो ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्लास में बेटा फिर हम जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के बारे में ठीक तरीके से पढ़ेंगे कि क्या होता है। इतना आज आप कंप्लीट करें।